नमस्कार साथियों, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का होने वाला पेपर 2023। स्वागत है आपका लाइव क्लास में। सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। इस वीडियो में मैं आपको 38 ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाने वाला हूं, जो आपको काव्य खंड से देखने को मिलेंगे। काव्य खंड के वो क्वेश्चन जो दिमाग का दही करने वाले हैं आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, समय बहुत कम बचा है, जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपना सुपरफास्ट रिवीजन करिए। महामैराथन क्लास एक दिन पहले लूँगा, उसका समय जल्दी घोषित करने वाले हैं। आप भी अपना कमेंट बता सकते हैं, आप किस समय महामैराथन क्लास चाहते हैं। जो समय हमारा चल रहा है या इसी समय पर चाहते हैं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। 10वां रस माना जाता है। उससे पहले आप सभी दोस्त इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां रस माना गया है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो उत्तेजना के जो मूल कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है विभाव। विभाव उन्हें हम कहते हैं। किस रस को रसराज कहा गया है? बताइए, किस रस को रसराज कहा गया है? तो आंसर तो मैं ही बताऊंगा, श्रृंगार रस। लेकिन आपको तो ये बताना है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और उनका नाम क्या है। देखना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के कमेंट। देखता हूँ सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। रस, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो हमारा एक रस है जिसका नाम है वीर रस, जो हमारे मन में उत्साह का क्या करता है, संचार करता है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा रस है? वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है मेरे दोस्तों। वो कौन कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो कौन खाओ किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। कौन सा रस है? बताइए कमेंट करके। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर आज के इस वीडियो में ये से ही तो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो आपके दिमाग को घुमाने वाले रहेंगे। सभी लाइव क्लास को हमारे जो दोस्त डेली जुड़ते हैं उनको शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास को सभी को शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थायी भाव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उपर्युक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? बताइए। शांत की, श्रृंगार की, भक्ति रस की या भयानक रस की? तो भयानक तो होगा ही नहीं, श्रृंगार तो होगा ही नहीं, बचे हैं 2। बताइए जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? देखिए, आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? बताइए किसके अंतर्गत आएगा? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आतंकवादी नाम से अगर हमें भय लगता है, क्योंकि हमने पहले आतंकवादी को देखा है, फिर जैसे ही हम आतंकवादी नाम सुनते हैं और हमें डर लगने लगता है, तो ये आपका आएगा, वो आएगा साथियों विभाव के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस। तो यहाँ पे भयानक रस कट जाएगा, वीर रस कट जाएगा और हास्य रस कट जाएगा। बचा क्या? करुण रस आपका राइट आंसर है। चलिए बताइए मुझे, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से
ऑल स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। जितने भी लाइव क्लास में आज जुड़ रहे हैं बताइए। आंसर देने वाले बहुत कम होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते उत्तर, या तो पता नहीं है या देने में हिचकिचाते हैं। तो जहाँ तक 99% रहता है वो तो उनको याद नहीं है। कहने का मतलब यही है। रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास ने किस रस का प्रयोग किया है। बताइए मुझे। शांत रस का, श्रृंगार रस का, वीर रस का, भक्ति रस का। देखिए रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस का एक अंश है जिसे हम बोलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम। ये कक्षा 10वीं का पाठ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया है, तो आप बताइए मुझे कौन से रस का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो रस आया है वो आया है वीर रस। कौन सा रस? वीर रस का प्रयोग किया गया है। नाथ संबोधन भंज निहारा, हो ही के वो एक दास तुम्हारा। ये उसकी पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्तियाँ, हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है। तो बताइए मुझे हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की उत्पत्ति होती है। बताइए किस रस की अनुभूति होती है आपको? करुण रस, विभत्स रस, भयानक रस या शांत रस। शमशान का क्या है? वर्णन है। तो यहाँ पर बताइए आपको कौन सा रस आता है? बिल्कुल विभत्स रस। विभत्स रस यहाँ पर आपके हृदय में जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियो पूरा देखकर जाइएगा। कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा कर। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। बताइए महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए मुझे, क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा समग्र चित्रण होता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती मंगल तथा पथिक है। तो पार्वतिक मंगल तथा जो पथिक है, पार्वती मंगल तथा पथिक जो लिखे गए हैं ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है। बताइए जल्दी से। जी हाँ, खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। नेक्स्ट, ये हमारे नरेश मेहता की रचना है, ये हमारे तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो वो कहलाता है खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी पद्यबंध रचना जिसमें एक लघु आख्यान कथा वर्णित होती है तथा जिसके छंदों में गेयता होती है कहलाता है। तो ये कहलाता है पाठ्य मुक्तक, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, आख्यान गीत। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आख्यान गीत कहलाएगा। लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण है। किसके? पाठ्य मुक्तक के, गेय मुक्तक के, आख्यान गीत के, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट उत्तर क्या होगा? बिल्कुल कबीर के, तुलसी के, रहीम के जो दोहे हैं ये उदाहरण है। ये है गेय मुक्तक के। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सेज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जक मारी। किसकी पंक्तियाँ हैं? ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम परिभाषा है। बताइए मुझे। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम जो परिभाषा है ये परिभाषा हो जाएगी कुंतक की। किसकी हो जाएगी? कुंतक की हो जाएगी। अब आप कभी नहीं भूलोगे इसको। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। अगर कोई भी चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है तो क्या उसमें क्या उलझ जाते हैं? कुंतक। कुंतक मतलब बाल क्या कर जाते हैं? उसमें उलझ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, बताइए सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दे दो भैया, जल्दी से। समय नहीं है आप लोगों के पास और हमारे पास भी नहीं है। कक्षा 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं सभी की परीक्षा तुम्हारे साथ ही चल रही, बिल्कुल तुम्हारे साथ चल रही है। जैसे कि हमारे क्लास 10th वाले विद्यार्थियों की परीक्षा 20 मार्च को ख़त्म होगी, तो हमारी जो कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की स्टार्ट हो जाएगी और 12वीं वालों के साथ ही चलेगी ये तो। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे दो। अरे सभी जानते हैं भैया, रामचरितमानस। रामचरितमानस को किसने लिखा बताओ, और कौन सी भाषा में लिखा? जवाब दे दो रे, 12वीं वाले टॉपर कहाँ गए भैया? नज़र नहीं आ रहा है आज, लगता है निकल लिए सभी। जवाब दो जल्दी से। टॉपर कहाँ है भैया? ढूंढना पड़ेगा, मेरी आंखें तरस रही है देखने के लिए, कहाँ गए? जवाब दो। रामचरितमानस महाकाव्य झट से लगा दिया तुमने, बताओ कौन सी भाषा में लिखा गया है और किसने लिखा है? जल्दी से जवाब दे देना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए लाइव क्लास वाले तो लाइव चैट करेंगे, लाइव चैट में कमेंट करेंगे। जो दोस्त इस वीडियो को लाइव नहीं देख पाते हैं वो बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक करें, जिसने शेयर नहीं करा है वो शेयर करें। देखिए दोस्तों, हम आपसे इसका वीडियो बनाने का प्रोवाइड करवाने का कोई पे नहीं लेते हैं, सिर्फ आपसे इतना कह सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको फ़ायदा होगा। घंटी के बटन को दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर शेयर कर देंगे तो दूसरे दोस्तों का भला हो जाएगा, और साथ ही साथ लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, कक्षा 12 वालों ने वीडियो को पसंद किया है, तो हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लेकर आएंगे। यही फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार कहलाते हैं। काव्य की जिसने शोभा बढ़ा दी वो क्या कहलाएगा? अलंकार। जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ होता है, तो यहाँ पर शब्द अलंकार आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन पढ़ के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा मुझे कि आज के क्वेश्चन पढ़कर मज़े आ रहा है या नहीं आ रहा है। काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले जो अलंकार होते हैं वो कहलाते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता का अवतार। में अलंकार लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता का अवतार। में अलंकार है भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, इनमें से कोई नहीं। बताइए जवाब दीजिए, जवाब कौन सा अलंकार लगाओगे बताओ, जल्दी से बता दो। जी हाँ, संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार? संदेह, क्योंकि यहाँ पर संदेह हो रहा है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, पता नहीं चला, पता नहीं यार लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। अरे वो तो स्वयं क्या थी? वीरता का अवतार थी। तो यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पाया, तो यहाँ पर संदेह हुआ है कि नहीं हुआ। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। आया कुछ समझ? तो यहाँ पर समझ में नहीं आया ना, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि सारी है कि आप समझ गए आप लोग, है ना, बोलने की ज़रूरत है। चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को उदाहरण है। बताइए ये उदाहरण किसका है? उपमा अलंकार का, संदेह अलंकार का, भ्रांतिमान अलंकार का, विरोधाभास अलंकार का। चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। राइट आंसर भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इससे बचकर रहना मेरे दोस्तों। मज़े नहीं लेना है, ठीक है। मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत नहीं करना है रे पगलो। मोहब्बत क्या होता है? मीठा जहर होता है, तो इससे बच के रहना है सभी को। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है। बताइए, विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति, व्यतिरेक अलंकार। तो बताइए मोहब्बत एक मीठा जहर है, बताइए कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर मोहब्बत के बारे में क्या बताया गया है? जहर बताया गया है। ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि नहीं?
यहाँ पर विरोध लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में विरोध का जहाँ पर आभास हो और वहाँ पर जहाँ पर विरोध का क्या हो, आभास हो, लेकिन विरोध होता नहीं है, उसे तो हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मोहब्बत क्या है, मीठा जहर है। ठीक है, मतलब बहुत ही मिठास होती है किसमें, मोहब्बत में। और मोहब्बत का अर्थ आप गलत निकालते हो, मोहब्बत का मतलब प्रेम होता है ना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो आपका हाव भाव बता रहे हैं। उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है। देखिए, उपमेय के जो अंग होते हैं तथा अवयवों का उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है। सांग रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। बताइए जवाब। बिल्कुल, साहंग रूपक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं। जवाब दीजिए। दिमाग का दही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। हो रहा है या नहीं हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? बिल्कुल, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं और नाम जरूर लिखिएगा। अरे यार, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नाम बताइए, 3 कौन? 3 नहीं, 2। छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 लिखेंगे। छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम कौन कौन से नाम बताइएगा। छंद के प्रकार, अरे यार क्वेश्चन ये यहीं आ गया। ठीक है, छंद के प्रकार आप बताइए। ये क्वेश्चन भी हमारा फ्लॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर तो बता ही दिया मैंने। अरे यार क्या है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उससे पहले आपको आंसर बता दिया। मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे कहते हैं। सभी बता देंगे इसका आंसर, तो बताओ। इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही नहीं, पक्का। बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइव जुड़ने वाले और जो ऑफलाइन देखेंगे सभी। कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। देखिए, कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। ये कविता नहीं है, ये कवित्त है, ये कवित्त छंद है। कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। बताइए। 31। अगला, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। अरे भैया, मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, बताओ। बिल्कुल, अरे भैया जो निराला होगा वही क्या कहलाएगा, मुक्तक छंद का प्रणेता कहलाएगा। दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है। दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है, तो दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइए। बिल्कुल, दुर्मिल, दुर्मिल, दूर 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 से 2 है ना, 2 और 2 4, दुर्मिल 24। कितनी? 2 24। दोहा छंद का उल्टा, दोहा में क्या पड़ेगी खींच के? सोटा की। किसकी मारोगे? सोटा की। तो दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा? सोटा। यति का छंद में अर्थ है। तो यति का छंद में जो अर्थ होता है वो होता है विराम। क्या होता है? विराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। क्या कहलाती है, बताओ। क्या रुबाई कहलाती है? कौन कौन कहता है हाँ रुबाई कहलाती है, बताओ। मैंने आंसर लगाया रुबाई, क्या मैंने सही लगाया? जवाब दो। लाइव में जुड़ने वाले जल्दी से जवाब दे दो, टाइम नहीं है। बिल्कुल, लाइव क्लास हमारी बहुत बड़ी होने वाली है, 20 मिनट की लगभग होने वाली है। जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, रुबाई करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मात्रिक छंद का उदाहरण बताना है, बताओ कौन सा इनमें से मात्रिक छंद का उदाहरण है। देखिए, ये तो आपका वर्णिक है, ये भी वर्णिक है, इनमें से ही नहीं। सोटा में मात्रा गिनी जाती है, 24 मात्रा होती है 11 13 की यति पर। माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है, बताइए। कौन सा रस है जिसमें माधुर्य गुण पाया जाता है? श्रृंगार, करुण। बिल्कुल, क्या मैं सही बता रहा हूँ? बताइए, क्या मैं सही बता रहा हूँ? 36 का उत्तर। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, ओके, बताइए जल्दी।
बिल्कुल सही है, श्रृंगार रस में बाजा। श्रृंगार, आप तो श्रृंगार लगाओ यहाँ पर, ठीक है, केवल श्रृंगार। ओके, अगला क्वेश्चन, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताइएगा। और हमारा लक्ष्य जो आज 38 क्वेश्चन थे उसको हम अचीव करते हुए यहाँ पर जो हमें हमारे दोस्तों कक्षा 12वीं वालों को 38 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने थे वो लाइव क्लास में हमने अचीव कर लिए हैं। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। काव्य गुणों की संख्या 3 होती है। नाम जल्दी से हैप्पी एंडिंग के साथ लिख दीजिए। कौन कौन से होते हैं काव्य गुण, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और जिस काव्य गुण विशेष के कारण हृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन का जवाब प्रसाद गुण। कौन सा गुण कहलाता है, प्रसाद गुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर आप लोगों को मैंने पूछा है, गुण कितने प्रकार के होते हैं ये तो बता दिया है, लेकिन उनके नाम पूछा है, जवाब दीजिएगा। आज की लाइव क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। जाते जाते अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। 2 मार्च का पेपर आपकी मुट्ठी में होगा यदि आप डेली क्लास में जुड़ रहे हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी दोस्त हमारे जितने भी देख रहे हैं, आप निश्चित सफलता प्राप्त करोगे, ये ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।